नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज का छठा वीडियो आज आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। यह वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का तीसरा वीडियो है, जहां हम लोग उत्तर वैदिक काल अर्थात पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल क्या था, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन कैसा रहा, और साथ ही साथ इसके एक परिचय को भी देखेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, यदि आप नए हैं और पहले वीडियो को अर्थात वैदिक सभ्यता के पहले और दूसरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिलेगा। आप लोग जाएं और वैदिक सभ्यता के पहले और दूसरे भाग को अवश्य देखें। प्रिय साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक उत्तर वैदिक काल को, पोस्ट वैदिक पीरियड को। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो हम लोगों ने जैसा कि पहले वीडियो में अर्थात वैदिक सभ्यता के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल को देखा कि पूर्व वैदिक काल क्या था। तो पूर्व वैदिक काल के अंतिम चरणों में जब लोहे की खोज हो जाती है तो आर्य लोग जो थे यह एक नए नवीन युग में प्रारंभ करते हैं, जिसे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय, यदि हम इसकी समय सीमा को देखें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो भारतीय इतिहास का समय है यह उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। चूँकि यह वही समय था जब पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है। खोज के परिणाम स्वरूप जब औजारों के निर्माण में हम कहें या जो भी एक वस्तुओं का निर्माण होने लगा, जब लोहे से होने लगता है तो क्या होता है, क्रांति सी आ जाती है वैदिक सभ्यता के लोगों में। एक क्रांति सी उमड़ पड़ती है जिसके परिणाम स्वरूप न केवल आर्थिक क्षेत्रों में बल्कि उनके कृषि में सुधार होता है। और कृषि में सुधार से, चूँकि कृषि अर्थव्यवस्था का एक मूलभूत तत्व था, इसी के परिणाम स्वरूप उनकी अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को उत्तर वैदिक काल के लोगों में देखने को प्राप्त होता। प्रिय साथियों, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में परिचय को देखें तो परिचय में जब हम लोगों ने देखा कि लोहे की खोज हो गई तो खोज के परिणाम स्वरूप जो आर्य लोग थे इनके जीवन में एक क्रांति सी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, औजारों के निर्माण में प्रगति होती है, अर्थात औजारों के निर्माण में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलती है यहाँ। और साथ ही साथ क्या होता है, जब औजारों के निर्माण में वृद्धि होती है तो कृषि के क्षेत्र में बेहतर सुधार देखने को मिलता है। और जब कृषि के क्षेत्र में बेहतर सुधार देखने को मिलता है उसके परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक व्यवस्था में भी, अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को प्राप्त होता है। तो यह कारण वही रहा, लोहे की खोज। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक जनरल देखा परिचय। अब आते हैं हम लोग राजनीतिक जीवन, अर्थात उत्तर वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल में देखा कि जो एक समुदाय था यह कबीलों में निवास करता था और ज़्यादा कबीलों का समूह एक जन के रूप में जाना जाता था। उसी के आगे अर्थात जन जब ज़्यादा संख्या में हो जाता था तो जन के समूह को यहाँ जनपद कहा जाता था। अर्थात जैसे कबीलों के ज़्यादा समूह को जन कहा जाने लगा तो उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा जनों के समूह को जनपद कहा जाने लगता है। तो इस प्रकार अब जो एक राजनीतिक स्थिति का हम बात करें तो जन की ज़्यादा संख्या जनपद का रूप ले लेती थी। ठीक है, उसके बाद अब जो राजा का अधिकार की बात करें तो राजा के अधिकारों में वृद्धि उत्तर वैदिक काल के लोगों में देखने को प्राप्त होती है। और राजा का जो एक पद था यह वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, वंश के आधार पर राजा का चयन होने लगता है उत्तर वैदिक काल की समाज में। ठीक है, उसके बाद जो रत्निन की संख्या हम लोगों ने देखा था पूर्व वैदिक काल में 7 थी, अब उत्तर वैदिक काल में उनकी संख्या 17 हो जाती है। किसकी? रत्निन की संख्या। ठीक है, जो अधिकारी होते थे राजा की सलाह और परामर्श के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ उन लोगों की बात करें तो पुरोहित, जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि पूजा पाठ जैसे कार्यों को संपन्न कराने के लिए पुरोहित एक पद होता था। और साथ ही साथ सेनानी, वज्रपति और जीवा ग्रीभा और भागा दुघा यह भी कुछ पद थे रत्निन में जो राजा को बराबर परामर्श और सलाह देने का कार्य करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ यह भी देखने को मिलता है जब राजा के अधिकारों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है तो जो पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कुछ संस्थाएं थी, उन संस्थाओं की जो एक सत्ता थी वह धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और राजा एक अधिकार के, या हम कहें सर्वाधिकार के दौर में गुजरने लगता है। अर्थात राजा ही अनेक अधिकारों का उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक जीवन में ही हम लोग आगे देखें तो नियमित कर की व्यवस्था कर दी जाती है। अर्थात अब जो पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि
कर जो एक नियमित रूप पे कर नहीं प्राप्त होता था राजा को, अब उत्तर वैदिक काल में राजा को नियमित तौर पे कर प्राप्त होने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेना। जो राजा की एक सेना थी, यह अब भी अर्थात पूर्व वैदिक काल के ही समान अस्थायी थी, अर्थात अस्थायी सेना नहीं थी राजा के पास, लेकिन सेना के आकार में वृद्धि भी देखने को प्राप्त होती है उत्तर वैदिक काल के समाज में। ठीक है, क्या जो उत्तर वैदिक काल की राजा की एक सेना थी यह अस्थायी थी, लेकिन इसमें जो सेना की एक संख्या थी उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोगों ने देखा पहले एक जनरल परिचय को देखा, फिर राजनीतिक जीवन को देखा कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसे था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सामाजिक जीवन, अर्थात जो उत्तर वैदिक काल का समाज था यह कैसा था। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा पूर्व वैदिक काल में कि परिवार से एक ग्राम का निर्माण होता था, उसी प्रकार हम लोग यहाँ क्रम से देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी, उसके बाद ग्राम का निर्माण होता था और ग्राम के बाद विश्व का निर्माण होता था और विश्व से मिलकर जन का निर्माण होता था और जन से मिलकर हम लोगों ने यहाँ देखा राजनीतिक जीवन में जनपद का निर्माण होता है और अनेक जनपदों से एक महाजनपद का निर्माण होता है। 16 महाजनपद हम लोग आगे देखेंगे, कुरु पांचाल ये लोग के क्या थे और कैसे थे, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको भी हम लोग कंटिन्यू एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज में आगे देखने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब वर्ण व्यवस्था, जो हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल में देखा कि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, अर्थात एक ही परिवार के सदस्य वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकते थे। उसी प्रकार यहाँ अब वह जो कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन हो जाता है, अर्थात अब जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। कहाँ? उत्तर वैदिक काल के समाज में, अर्थात यहाँ जो जन्म पे अर्थात जो ब्राह्मण के घर जन्म लेगा वह ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय के घर जन्म लेगा वह क्षत्रिय होगा, जो शूद्र वैश्य के घर जन्म लेगा वह वैश्य और शूद्र होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। कहाँ? उत्तर वैदिक काल के समाज में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब यहाँ चूंकि जब वर्ण व्यवस्था एक प्रखर रूप में आ जाती है उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ के समाज में शूद्रों के साथ हेय भावना का भी प्रचलन देखने को मिलता है, अर्थात शूद्रों को एक हम कहें घृणित नज़र से देखा जाने लगता है उत्तर वैदिक काल के समाज में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ गोत्र का भी प्रचलन देखने को प्राप्त होता है, अर्थात एक गोत्र जो एक प्रचलन होता है कि एक गोत्र का परिवार दूसरे गोत्र के परिवार में अपने शादी विवाह जैसे कार्यक्रम नहीं कर सकता है, तो यहाँ से ही उसका प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसी समाज में अर्थात उत्तर वैदिक काल के समाज में वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन देखने को मिलता है और यह क्रम 25-25 वर्षों पे होता है, अर्थात पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद होता है ब्रह्मचर्य के बाद होता है गृहस्थ, और गृहस्थ के पास वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास, अर्थात गृहस्थ 0 से अर्थात 0 वर्ष से जब मनुष्य पैदा होता है उससे 25 वर्ष तक, और 25 वर्ष से 50 वर्ष तक कौन सा होता है तो गृहस्थ, और 50 वर्ष से 75 वर्ष तक होता है कौन सा वानप्रस्थ, और उसके बाद होता है संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है, तो यह 25 वर्ष का अंतराल होता है। तो यह थी यहाँ की अर्थात उत्तर वैदिक काल के लोगों में जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है, यहाँ के लोगों में वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन हो जाता है, अर्थात वर्ण व्यवस्था में हम लोगों ने देखा कि कर्म पर आधारित जो पहले पूर्व वैदिक काल में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ 4 आश्रमों का भी वर्णन देखने को मिलता है। कौन कौन सा तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोगों ने देख लिया, और साथ ही साथ स्त्रियों की दशा में गिरावट भी देखने को मिलती है यहाँ कहाँ उत्तर वैदिक काल के समाज में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दहेज और पर्दा प्रथा का प्रचलन भी होने लगता है उत्तर वैदिक काल के समाज में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण और मैत्रेय संहिता में स्त्रियों की दशा का वर्णन किया गया, अर्थात स्त्रियों की दशा जो थी एक निम्नतम स्तर पे चली जाने लगती है, अर्थात जैसे संस्थाओं में अर्थात राजा की सलाह के लिए जो संस्थाएं होती थी पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि उसमें महिलाओं की भी एंट्री होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के समाज में जो संस्थाएं थी इसमें महिलाओं की एंट्री नहीं दी जाती है। तो
यह एक वह क्रम चलता है जब महिलाओं को उनके एक जो दायित्व होता है उससे वंचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 विदुषी स्त्रियां थीं, उनका भी नाम हम लोग देख लें तो मैत्रेय, गार्गी और कौन सी थी, तो कात्यायनी। यह 3 विदुषी स्त्रियां थीं उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रिय साथियों, यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था उत्तर वैदिक काल के समाज में, ठीक है। उसके बाद मनोरंजन और संगीत, मतलब मनोरंजन का जो एक साधन की बात करें तो यहाँ नृत्य, दौड़, पासा और घुड़दौड़ इस प्रकार मनोरंजन के साधन थे उत्तर वैदिक कालीन समाज के लोगों का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। प्रिय साथियों, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुआ था। अनुलोम विवाह में जो वर पक्ष होता था यह उच्च कुल का होता था और प्रतिलोम विवाह में जो वधू पक्ष होता था यह उच्च समाज का होता था। तो इस प्रकार अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन उत्तर वैदिक काल के समाज में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग आते हैं आर्थिक जीवन, अर्थात उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कैसे था। तो यहाँ हम लोगों ने आगे देख लिया कि जब लोहे की खोज हो जाती है तो जो एक कृषि के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है और यहाँ की अर्थात उत्तर वैदिक काल का जो एक अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। और साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी उन्नति होती है जब लोहे की खोज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ गाय तो मुख्य पशु के रूप में जाना ही जाता है, लेकिन घोड़ा भी मुख्य पशु के रूप में उत्तर वैदिक काल के समाज में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग जो मुद्रा थी अंतिम, अर्थात उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में मुद्रा का भी प्रचलन तो हो जाता है, लेकिन पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था और विनिमय प्रणाली के द्वारा, अर्थात विनिमय के द्वारा यहाँ का जो एक बाजार था वह चलता था, ठीक है। और साथ ही साथ सूक्ष्म विदेशी व्यापार भी देखने को मिलते हैं, अर्थात ज़्यादा तो नहीं मिलता है लेकिन कुछ विदेशी व्यापार के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं उत्तर वैदिक काल के समाज से, ठीक है। अब आते हैं हम लोगों ने देखा पहले एक जनरल परिचय को देखा, रिकॉल हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने परिचय देखा, उसके बाद राजनीतिक जीवन देखा, उसके बाद सामाजिक जीवन देखा, उसके बाद आर्थिक जीवन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग धार्मिक जीवन की तरफ। प्रिय साथियों, चूँकि वैदिक युगीन समाज जो था वह धार्मिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग समाज था। क्यों? अब उत्तर वैदिक काल में हम लोग बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड का प्रचलन बहुत तेजी से देखने को मिलता है, अर्थात कर्मकांड और जो कर्मकांड का प्रचलन यहाँ उत्तर वैदिक युगीन समाज में देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल में देखा कि जो पूर्व वैदिक कालीन समाज का जो मुख्य देवता थे वह इंद्र थे, तो इसमें क्या होता है, उत्तर वैदिक कालीन समाज के मुख्य देवता प्रजापति के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात प्रजापति यहाँ के मुख्य देवता थे, अर्थात उत्तर वैदिक कालीन के, ठीक है। उसके बाद यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञों का चूँकि यहाँ धार्मिक जीवन बहुत प्रखरता के स्तर पर चल रहा था, अर्थात कर्मकांड और पूजा और इस सब का बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा था, तो यहाँ यज्ञों का भी प्रचलन देखने को मिलता है, अर्थात एक थे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। राजसूय यज्ञ क्या थी, तो यह प्रतिष्ठा हेतु की जाती थी और वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु की जाती थी और अश्वमेध यज्ञ तो यदि आप सीरियल या ऐसे कोई भी धारावाहिक देखे होंगे तो वहाँ रामायण हो गया और भी ऐसे कई धारावाहिक रहे हैं जिसमें अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ राजा प्रतिष्ठा या हम कहें सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए घोड़ों को छोड़ा जाता है कि हमारा घोड़ा जो पकड़ेगा उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह थी अश्वमेध यज्ञ। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि जो वैदिक समाज की नदियाँ थी, प्राचीन नदियाँ थी, उनका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक युग में उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वितस्ता नदी प्राचीन थी, इसका नाम झेलम है, वर्तमान में झेलम, इसका प्राचीन नाम वितस्ता था, ठीक है। उसके बाद परुसड़ी नदी थी, इसका आधुनिक नाम रावी है और शतुद्री नदी थी प्राचीन, इसका नाम सतलुज है और अस्किनी नदी थी प्राचीन वैदिक कालीन नदी, इसका नाम आधुनिक रूप में चिनाब है और सदा नीरा थी जो आधुनिक गंडक है, ठीक है। कुभा थी
आधुनिक काबुल नदी, और विपाशा थी आधुनिक व्यास नदी। ठीक है, तो हम लोगों ने एक पॉइंट में देख लिया कि प्राचीन वैदिक कालीन युगीन जो नदियां थी उनका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या था। प्रिय साथियों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कंटिन्यू आपको जीएस की कक्षाएं बराबर मिलती रहेंगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।